जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शुरू दिल से। उम्मीद करते हैं आपका होली और शिवरात्रि अच्छा से बीता होगा। समझ आते हैं बीच में होली वजह से वीडियो शूट नहीं कर पाया। हमने लास्ट क्लास में देखा था पुर्तगाल में क्रांति। ठीक है, अब हम लोग को देखना है नेक्स्ट क्लास। देखिए आज क्लास में स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड में क्रांति। दूसरा है बेल्जियम में क्रांति, पोलैंड में क्रांति और 1830 की अन्य क्रांति। ठीक है, इसके बाद इंग्लैंड में क्रांति, लेकिन इसके जस्ट बाद हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है स्विट्जरलैंड में क्रांति। कह रहा है स्विट्जरलैंड विभिन्न कैंटनों में विभक्त था। कैंटन का है तो टुकड़ों में विभक्त था। ठीक है, कह रहा है राजनीति और समाज पर कुलीनों का व्यापक प्रभाव था। ठीक है, यानी स्विट्जरलैंड में जो राजनीति जो राजनीति कर रहे थे, उसके साथ ही जो समाज था वो किस में विभक्त था? कुलीनों का व्यापक प्रभाव था। इन पर क्या था? कुलीनों का हक था, ज्यादा से ज्यादा हक था। ठीक है, तो यानी व्यापक मतलब कहा जाए तो ज्यादातर। कह रहा है राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर जनता ने संवैधानिक सुधारों की मांग की। यानी जनता ने राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर, ठीक है, और जब आंदोलन हो रहा था, ठीक है, तो उसमें जनता वहां की जो थी स्विट्जरलैंड की, वो राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर, ठीक है, क्या की? संवैधानिक सुधारों की मांग की। यानी उन्होंने मांग की कि हाँ, यहाँ पे जो कानून होगा राजतंत्र नहीं होगा, संविधान के रूप से होगा। और आंदोलन के डर से सरकार ने यानी जहां वहां की आंदोलन के डर से सरकार ने क्या किया? यानी आंदोलन के डर से सरकार ने अनेक मांगों की स्वीकार कर। यानी जो मांग था जनता का, वहां सरकार ने क्या किया था? उसको स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनको डर था कि हाँ आंदोलन हो जाएगा। इस वजह से उन्होंने क्या किया? संवैधानिक सुधारों की मांग की, और इसके साथ जो भी जनता का मांग था उस पर उन्होंने क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है बेल्जियम की क्रांति। कह रहा है 1815 में बेल्जियम को हॉलैंड के साथ मिला दिया गया। यानी 1815 ईस्वी में बेल्जियम को क्या किया गया? हॉलैंड के साथ क्या किया गया? मिला दिया गया। ठीक है, कह रहा है यह राष्ट्रीय भावना के विरुद्ध था। जो मिलाया गया तो ये क्या था? राष्ट्रीय भावना के क्या था? विरुद्ध था। ठीक है, हॉलैंड बेल्जियम के साथ पराजित राष्ट्रों जैसा व्यवहार कर रहा था। यानी क्या किया? हॉलैंड जो था बेल्जियम के साथ क्या कर रहा था? पराजित राष्ट्रों के जैसे पराजित राष्ट्र थे, ठीक है, उनके साथ जैसे व्यवहार कर रहा था, उसी तरह ही बेल्जियम के साथ भी कर रहा था, सेम व्यवहार कर रहा था। ठीक है, प्रतिक्रिया स्वरूप स्वतंत्रता की मांग बलवती होती गई। ठीक है, यानी आगे जैसे जैसे प्रतिक्रिया हुआ वैसे वैसे स्वतंत्रता की मांग वहां होने लगी। ठीक है, तो 1830 में क्या हुआ? ब्रुसेल्स में विद्रोह हुआ। ठीक है, यानी एक जगह है ब्रुसेल्स में क्या हुआ? विद्रोह हुआ। और इसके परिणाम स्वरूप, यानी उस विद्रोह के परिणाम स्वरूप बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। ठीक है, यानी जो बेल्जियम था वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से क्या हुआ? अलग हो गया। जब विद्रोह हुआ, ठीक है, तो ये अलग हो गया। ठीक है, 1831 में वहां नया संविधान लागू किया गया। जब अलग होगा तो जैसी बात है कि सब कुछ नया करना होगा, तो वही नया संविधान लागू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आंदोलन है, कह रहा है पोलैंड में क्रांति। 1830 में पोलैंड में रूसी क्रांति के विरुद्ध असंतोष भड़क उठा। ठीक है, यानी
1830 में पोलैंड में क्या हुआ कि रूसी क्रांति के विरुद्ध, ठीक है, वहां की जो जनता थी वो संतोष न होकर असंतोष के रूप में क्या हुआ, भड़क उठा। कह रहा है जार के विरुद्ध उग्रवादियों ने क्या किया, विद्रोह किया। यानी जार मतलब कहा तो वहां का राजा, ठीक है, राजा के विरुद्ध क्या हुआ, उग्रवादियों ने विद्रोह किया। कह रहा है वे प्रशासनिक सुधारों की मांग कर रहे थे, यानी वे प्रशासनिक सुधार की मांग कर रहे थे, अर्थात वहां राजा का शासन था तो उसको हटाकर वहां क्या चीज कर रहे थे, प्रशासनिक सुधार किया जाए। मतलब कि एक तरह से कहा जाए तो वहां पे भी इन्होंने क्या किया कि संवैधानिक सुधार की मांग की, ठीक है। जार ने सेना की सहायता से, जार ने क्या किया, सेना की सहायता से विद्रोह को तो दबा दिया, यानी जो विद्रोह पनपा, ठीक है, पनप रहा था उसको उन्होंने क्या किया, सेना की सहायता से जो जार था उसको दबा दिया। कहाँ का जार, तो पोलैंड में, ठीक है, दबा दिया। परंतु राष्ट्रीयता की भावना का दमन वह नहीं कर सका, ठीक है। जो युद्ध शुरू होने वाला था, ठीक है, उसको तो सेना की सहायता से दबा दिया, लेकिन लोगों के मन में एक भावना था राष्ट्रीयता का, ठीक है, इस चीज को दबाने में असफल रहा, ठीक है। तो ये था पोलैंड क्रांति, ठीक है। तो ये चीज मतलब कि दमन मतलब कि दबाने में असफल रहा, ठीक है। कह रहा है नेक्स्ट में 1830 की अन्य क्रांतियां, यानी 1830 की अन्य क्रांतियां क्या थी, मतलब इतने स्टेट के यानी राष्ट्रों के अलावा और भी कुछ था। और 1830 की अन्य क्रांतियां, और 1830 में ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के अंतर्गत जर्मनी और इटली में भी क्रांतियां हुई। यानी कह रहा है कि 1830 में ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है, साम्राज्य के अंतर्गत, ठीक है, जर्मनी और इटली, जर्मनी इटली में भी क्या हुई, क्रांति हुई। कह रहा है जर्मनी में ब्रांशविक हेनोवर और सैक्सनी बेवरिया इत्यादि में संवैधानिक शासन लागू हुआ। यानी इन सब में क्या हुआ, संवैधानिक शासन लागू हुआ, यानी वहां युद्ध होने के बाद यहाँ भी संवैधानिक शासन लागू हुआ। कह रहा है इससे उग्रवादियों का प्रभाव बढ़ा, यानी जब ये लागू हुआ तो उग्रवादी जो थे उनका प्रभाव बढ़ने लगे, भाई चलो मेरा कहना हो रहा है तो मेरा सब कुछ। कह रहा है समाचार पत्रों को स्वतंत्रता दी गई, यानी जब ये बढ़ावा मिला उसके साथ ही साथ क्या हुआ कि समाचार पत्र जो पहले क्या था, बातें था, उस पर क्या किया गया कि स्वतंत्रता दी गई, ठीक है। कह रहा है कि इटली में परमा और मोडेना में क्रांतियां हुई, यानी परमा और इटली में, ठीक है, जो दो स्थल है परमा और मोडेना में क्रांति हुई। पोप के राज्य में भी विद्रोह हुआ, परंतु, ठीक है, परंतु इन्हें दबा दिया गया। यानी पोप के राज्य में भी क्या हुआ, विद्रोह स्टार्ट हुआ, लेकिन उसे क्या किया गया, दबा दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, आइए नेक्स्ट था, नेक्स्ट क्रांति कह रहा है इंग्लैंड में क्रांति। कह रहा है 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति द्वारा इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो चुकी है। कह रहा है 1688 की गौरवपूर्ण क्रांतियों द्वारा, ठीक है, इंग्लैंड में संवैधानिक स्वतंत्र की स्थापना हो चुकी है। कह रहा है संसद के हाथों में सारी शक्तियां निहित थी, यानी संसद के हाथों में क्या थी, सारी शक्तियां निहित थी, परंतु संसद पर कुलीनों का प्रभाव था। यानी कह रहा है कि जो संसद थे उन पे सारी शक्ति क्या थी, निहित थी, परंतु क्या हुआ, संसद पर कुलीनों का प्रभाव था, यानी कुलीन का ज्यादा प्रभाव था, ठीक है। कह रहा है मतदान का अधिकार सीमित है, यानी मतदान का जो अधिकार था वो भी क्या था, सीमित था, ठीक है। कह रहा है इससे सामान्य जनता में असंतोष व्यापक था, यानी इससे सामान्य जनता में क्या था, असंतोष व्यापक था, यानी कोई खुश नहीं था, कोई संतुष्ट नहीं था, ठीक है। कह रहा है मतदान के अधिकार को व्यापक बनाने के लिए आंदोलन किए गए, यानी मतदान के अधिकार को व्यापक बनाने के लिए क्या किया गया, आंदोलन
किया गया। कह रहा है इसके परिणाम स्वरूप 1832 में संसदीय सुधार अधिनियम पारित किया गया। यानी इससे परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 1832 में संसदीय परिणाम क्या हुआ, संसदीय सुधार अधिनियम पारित किया गया। कह रहा है इससे इंग्लैंड का शासन अधिक उदारवादी हुआ। ठीक है, यानी जब ये संसदीय सुधार अधिनियम पारित हुआ तो इंग्लैंड का शासन अधिक, मतलब इसका शासन भी क्या हुआ और अधिक क्या हुआ कि उदारवादी हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है 1830 की क्रांतियों के परिणाम और महत्व। यानी 1830 की क्रांतियां जो हुई उसका परिणाम और महत्व क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कह रहा है 1830 की क्रांतियों ने यूरोप में स्थापित मेटरनिक व्यवस्था एवं वैधता के सिद्धांत को गंभीर चुनौती दी। ठीक है, यानी यूरोप में जो स्थापित हुआ था मेटरनिक व्यवस्था एवं वैधता के सिद्धांत को, उसको क्या किया गया, गंभीर चुनौती दिया गया, चुनौती दी गई। कह रहा है यद्यपि ठीक है प्रत्येक क्रांति सफल नहीं हुई, यानी प्रत्येक जो क्रांति हुई वहां सफल नहीं। कह रहा है सब सर्वत्र वांछित परिणाम नहीं हुए, यानी हर जगह मतलब इनका पूरा परिणाम सफल नहीं होता। तथापि इनके उदारवाद और राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया। ठीक है, शीघ्र ही 1848 में पुनः क्रांतियों का दौर आरंभ हुआ। ठीक है, यानी फिर उसके बाद 1848 में पुनः क्रांतियों का आरंभ हुआ। 1830 की क्रांतियों से समस्त यूरोप प्रभावित हुआ। ठीक है, 1830 की जो क्रांति हुई, जो भी क्रांतियां हुई उसके समस्त यूरोप क्या हुई, प्रभावित हुई। और राजशाही और चर्च का प्रभाव कमजोर पड़ा। यानी जो राजशाही यानी राजा का शासन हुआ करता था वो, और चर्च में पादरियों का अधिकार हुआ करता था, यानी चर्च के पादरियों का अधिकार ज्यादा होता था, इस पे ज्यादा जोर दिया गया, जो क्या हुआ कि कमजोर पड़ गया। कह रहा है इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। यानी इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग भी क्या हुआ, प्रशस्त हुआ। कह रहा है क्रांति के परिणाम स्वरूप अनेक देशों में, क्रांति के परिणाम स्वरूप अनेक देशों में विशेषतः फ्रांस में उदारवादी मध्य वर्ग का राजनीतिक महत्व बढ़ गया। यानी कह रहा है खास करके फ्रांस में उदारवादी, ठीक है, मध्यम वर्ग का राजनीतिक महत्व बढ़ गया। कहा, फ्रांस में। कह रहा है 1830 की क्रांतियों ने यूरोप को दो भागों में विभक्त कर दिया। यानी 1830 की जो क्रांति हुई वो क्या की कि यूरोप को दो भागों में क्या किया, विभक्त कर दिया, यानी बांट दिया। ठीक है, कह रहा है पश्चिमी यूरोप में उदारवादी, ठीक है, यानी पश्चिमी यूरोप में क्या थे, उदारवादी थे। कह रहा है संवैधानिक तथा संसदीय सरकार के निर्माण की प्रक्रिया बढ़ी। कह रहा है पूर्वी यूरोप में प्रतिक्रियावादी शक्तियां और प्रभाव बनाए रखने में सफल हुई। यानी जो एक दो भाग में बांटा, ठीक है, यूरोप को दो भाग में बांटा गया। ठीक है, पहला पश्चिमी यूरोप और दूसरा क्या था, पूर्वी यूरोप। तो पश्चिमी यूरोप में उदारवादी, ठीक है, उदारवादी संवैधानिक तथा संसदीय सरकार के निर्माण की प्रक्रिया हुई। ठीक है, वही पूर्वी यूरोप में क्या हुआ कि प्रतिक्रियावादी शक्तियां और अपना प्रभाव बनाए रखने में सफल हुई। यानी जो पहले से था वही चीज सफल रहा। ठीक है, नेक्स्ट है यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। कह रहा है स्वतंत्रता संग्राम के कारण, यानी यूनान में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसके स्वतंत्रता संग्राम का क्या कारण था। कह रहा है यूनान का एक प्राचीन और संस्कृति रूप से समृद्ध राष्ट्र था। यानी यूनान जो था एक प्राचीन और संस्कृति रूप से क्या था कि समृद्ध राष्ट्र था। यानी पूर्ण कहा जाए तो संपूर्ण मतलब कि कुशल राज था। ठीक है, कह रहा है इसका अतीत गौरवमय था। यानी इसका जो अतीत था वो गौरवमय, मतलब कहा है कि उस पर गर्व किया जा सकता है। ठीक है, कह रहा है यहाँ की साहित्यक तथा कलात्मक और दार्शनिक वैज्ञानिक एवं चिकित्सा संबंधी उपलब्धियों से पूरा यूरोप प्रभावित था। यानी इससे, ठीक है, हर क्षेत्र से यूरोप क्या था, प्रभावित था, क्योंकि यहाँ पे क्या था, साहित्य कला था। ठीक है, कलात्मक मतलब कि वहाँ कलाकारी भी थी, उसके साथ साथ दार्शनिक यानी मतलब वहाँ दर्शन करने योग्य भी स्थल थे। और वैज्ञानिक यानी वैज्ञानिक और चिकित्सा मतलब डॉक्टर संबंधित जितनी भी प्रक्रिया थी इन सबसे यूरोप क्या होता, प्रभावित होता। कह रहा है
पुनर्जागरण काल में यूनानी सभ्यता संस्कृति अनेक राष्ट्रों के लिए प्रेरणादायक बन गई। यानी पुनर्जागरण काल में यूनानी सभ्यता संस्कृति अनेक राष्ट्र के लिए प्रेरणादायक बन गई। ठीक है, कह रहा 15वीं शताब्दी में यूनान ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आ गया। यानी 15वीं शताब्दी में जो यूनान था वो क्या या ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आ गया। कह रहा इस साम्राज्य के विभिन्न भाषा, ठीक है, भाषा, धर्म और नस्ल के निवासी थे। यानी कह रहा है इस साम्राज्य में, ठीक है, अंतर्गत है, मतलब कि इसके अंदर, ठीक है, अनेक प्रकार की भाषा और धर्म और नस्ल के निवासी थे। कह रहा है तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य के प्रति उनमें लगाव की भावना नहीं थी। यानी तुर्की के ऑटोमन, ठीक है, साम्राज्य के प्रति उनमें क्या था, लगाव की भावना नहीं थी। कह रहा है क्योंकि उन्हें तुर्की ने अपने साम्राज्य में, यानी तुर्की ने अपने साम्राज्य में आत्मसात करने का प्रयास नहीं किया। ठीक है, यानी तुर्की ने अपने साथ रखने का प्रयास नहीं किया। 18वीं शताब्दी से तुर्की की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। यानी 18वीं शताब्दी में, ठीक है, तुर्की की शक्ति क्या हुई, कमजोर पड़ने लगी। कह रहा है उसे यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। यानी इसे यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। ठीक है, कह रहा है साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर राष्ट्रवादी तत्व सक्रिय हो गए। यानी जो साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाए गए तो राष्ट्रवादी तत्व जो थे वो सक्रिय हो गए। कह रहा 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण तक यूनान राष्ट्रीय विचारधारा बलवती होने लगी। नेपोलियन के युद्ध और वियना कांग्रेस ने इस विचारधारा को अलग बढ़ाया। राष्ट्रवादी भावना के विकास से धर्म प्रमुख भूमिका थी। कह रहा यूनानी चर्च के अनुयायी थे। समान धार्मिक भावना के कारण उनमें जातीय एकता की अनुमति हुई। कह रहा है कि 18वीं शताब्दी के अंत में यूनान में संवैधानिक आंदोलन भी हुआ। क्रेन्स नामक दार्शनिक ने यूनान में राष्ट्र प्रेम की भावना का प्रचार किया। ठीक है, यानी क्रेन्स नामक जब दार्शनिक ने यूनान में क्या किया, राष्ट्र प्रेम की भावना के प्रचार किया। कह रहा अपने लेखों द्वारा उसने यूनानियों को उनकी प्राचीन संस्कृति और परंपरा के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। कह रहा है कॉन्स्टेंटाइन रिगॉस नामक एक अन्य नेता ने गुप्त समाचार पत्रों का प्रकाशन कर यूनानियों के तुर्की से स्वतंत्र होने का भावना प्रज्वलित की। कर यूनानियों में स्वतंत्रता की भावना जगने का एक कारण यह भी था कि तुर्की साम्राज्य में उनकी स्थिति अन्य देशों से अच्छी थी। यानी कह रहा है कि यूनानियों में स्वतंत्रता की भावना जगने का एक कारण यह भी था कि तुर्की साम्राज्य, ठीक है, में उनकी स्थिति अन्य देशों से अच्छी थी। ठीक है, कह रहा है कि उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता थी। यानी उन्हें धार्मिक रूप से स्वतंत्रता मिली थी। कह रहा है प्रशासन में उन्हें उच्च पद प्राप्त थे। यानी प्रशासन में भी इनका उच्च पद प्राप्त है। कर तथा आर्थिक दृष्टि से वह समृद्ध है। यानी आर्थिक दृष्टि से, यानी रुपये पैसा से वह भी समृद्ध थे, यानी ठीक ठाक थे। कह रहा है यूनान में शक्तिशाली शिक्षित मध्यम वर्ग भी था जो राष्ट्रीयता की भावना से प्रभावित था। यानी कह रहा है यूनान में जो शक्तिशाली शिक्षित मध्यम वर्ग जो थे वो क्या थे, राष्ट्रीयता की भावना से प्रभावित थे। कह रहा है स्वतंत्रता की प्राप्ति के यूनान में भी इटली के समान गुप्त क्रांतिकारी समितियां गठित की गई। कह रहा है ऐसी समितियां के प्रमुख थी ओडेसा में स्थापित हिरोटिया फिल्के नामक संस्था थी। कह रहा है इसका उद्देश्य बाल्कन क्षेत्र में तुर्की का प्रभाव समाप्त करना था। यानी कह रहा है कि ओडेसा में स्थापित, ठीक है, जो हिटोरिया फिल्के नामक संस्था थी, इसका उद्देश्य क्या था, बाल्कन क्षेत्र से तुर्की का प्रभाव समाप्त करना। और इस संस्था की
सदस्य संख्या हजारों में थी। इसका प्रभाव यूनान से बाहर भी था। यानी कह रहा है इस संस्था का सदस्य जो थे वो लगभग हजारों में थे। कह रहा है इसका प्रभाव यूनान के अन्य राज्यों में। ठीक है, अगले हम लोग पढ़ेंगे विद्रोह का आरंभ स्वरूप। ठीक है, जो कि अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगर आप लोग पिछले क्लास की वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।